क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किसने किया है? तो दूसरी तरफ भारत का नया संसद भवन बनने जा रहा है। तो यह संसद भवन बनाने का ठेका किसने लिया है? हाल ही में हरसिमरत कौर बादल ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो किस मंत्रालय की मंत्री थी? ऐसे ही बड़ी 13 खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 19 सितंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों एक साल तक के लिए हमारी इस चैनल जीके 2020 को फॉलो कर लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल बदल जाएगा और आपकी आने वाले एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। और इसलिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पोषण माह में कुपोषित बच्चों के परिवारों को किस राज्य की सरकार द्वारा गाय दी जाएंगी? दोस्तों एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। बोले तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि कुपोषित बच्चों के परिवारों को एक मुफ्त में गाय दी जाएंगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। आबादी के लिहाज से हमारा भारत देश का सबसे बड़ा राज्य। तो देखो और भी क्वेश्चन इस घटना से बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह कब से शुरू किया गया है? 7 सितंबर से। प्रति वर्ष सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। और पोषण माह की टैगलाइन क्या रखी गई है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में पोषण माह जब मनाया जा रहा है तो यहां टैगलाइन रखी गई है उत्तम पोषण उत्तर प्रदेश रोशन। यहां पढ़ सकते हैं उत्तम पोषण उत्तर प्रदेश रोशन। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय पोषण माह का उद्देश्य क्या है? कुपोषण की दर को कम करना। क्या? कुपोषण की दर को कम करना। और उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत कुपोषित परिवारों को बेसहारा गाय उपलब्ध कराने का फैसला किया है? तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री निराश्रित या बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार कुपोषित परिवारों को एक मुफ्त में गाय देंगे और यह गाय कुपोषित बच्चे या महिलाओं के लिए परिजनों को दी जाएगी। साथ ही उन्हें 900 रुपये प्रति महीने प्रति गाय के भरण पोषण के लिए भी दिया जाएगा। तो यह बहुत ही अच्छी स्कीम उत्तर प्रदेश ने जब लॉन्च की है तो पहले तो आप मैप में देखिए, यहां पर उत्तर प्रदेश से सटा हुआ यहां पर नेपाल और इसके अगल बगल में कौन कौन से राज्य स्थित है दोस्तों आप यहां एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम है लखनऊ। क्या? लखनऊ। और प्रशासनिक व विधायी राजधानी है लखनऊ और न्यायिक राजधानी कौन सी है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है और भारत देश की भी पहली यह मुख्यमंत्री रह चुकी है जिसका नाम है सुचेता कृपलानी। तो देखो अक्टूबर 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश एवं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर। भारतीय संसद की नई इमारत सेंट्रल विस्टा को बनाने के लिए किसको ठेका दिया गया है? दोस्तों हमारा जो भारत का पुराना जो संसद भवन है इसके बदले हाल ही में इस तरह का नया प्लान डेवलप किया गया है और हमारा नया संसद भवन बनेगा जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा। इस नई इमारत का नाम और यहां आप देख सकते हैं इस तरह का यह ट्रायंगल बनेगा हमारा नया संसद भवन और इसका ठेका दिया गया है टाटा ग्रुप को। किसको? टाटा ग्रुप को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। तो देखो भारतीय संसद की नई इमारत सेंट्रल विस्टा के निर्माण के लिए टाटा की तरफ से 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई है
और इस इमारत का निर्माण किस परियोजना के तहत किया जाएगा? याद रखो, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट परियोजना के तहत इस नई परियोजना का निर्माण किया जाएगा। और यहां जो सेंट्रल विस्टा बनने जा रहा है, इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य अब किसकी तरफ से किया जाएगा? टाटा ग्रुप की तरफ से। और इस इमारत को अब तक तैयार कर लिया जाएगा, कब तक? दोस्तों याद रखो, कब तक तैयार कर लिया जाएगा? साल 2022 तक। और साल 2022 में भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के मौके पर नया संसद 60,000 मीटर स्क्वायर में बनेगा, जो प्लांट संख्या 118 पर बनाया जाएगा। कहां पर? प्लांट संख्या 118 पर। और इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। इस त्रिकोणीय आकार के भवन में कितने दफ्तर होंगे? दोस्तों यहां आप इमेज में देख सकते हैं, इस त्रिकोणीय आकार के भवन में तकरीबन 120 दफ्तर होंगे। और नए भवन में एक साथ कितने संसद बैठ सकेंगे? दोस्तों 1350 संसद एक साथ बैठ सकेंगे। और गैलरी में 336 से अधिक लोग भी बैठ पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित किसने किया? दोस्तों यहां आप इमेज में देख सकते हैं, तकरीबन 1.9 किलोमीटर का यह लंबा महासेतु का निर्माण हाल ही में कोसी नदी पर किया गया है, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी। और कोसी रेल सेतु की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 1.9 किलोमीटर। और निर्माण की लागत कितनी आई है? 516 करोड़ रुपए से यह नया महासेतु तैयार हो गया है। और इस सेतु के निर्माण से हमारे भारत देश को क्या फायदा होगा? तो देखो, इस पुल के बन जाने से निर्माली और सरायगढ़ के बीच की दूरी मौजूदा जो 298 किलोमीटर है, वो अब घटकर सिर्फ 22 किलोमीटर रह जाएगी। और इसका उद्घाटन किसने किया है? हमारे प्रधानमंत्री श्री ने। और इस परियोजना कोविड महामारी के दौरान पूरी की गई और इसमें प्रवासी मजदूरों ने भी काम किया, यानी कि वो अपने घर वापस नहीं लौटे, बल्कि इस महासेतु को पूर्ण करने में अपना योगदान दिया। और इस पुल मिथिला और कोसी क्षेत्र को जोड़ेगा और भारत और नेपाल सीमा पर स्थित होने के कारण इसका काफी महत्व भी है। तो दोस्तों इस पुल के निर्माण के बारे में जब यहां जिक्र किया गया है कोसी रिवर का, तो कोसी नदी के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। और इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही हो जाती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप यानी कि बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को? तो दोस्तों कोसी नदी को, जिसे सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन, ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट की संभावना जताई है? दोस्तों ओईसीडी का पूरा नाम क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि ओसीईडी ने हाल ही में हमारी भारत देश की जीडीपी 2020-21 में माइनस 10.2% रहेगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। तो देखो ओईसीडी का पूर्ण स्वरूप क्या होता है, मैंने हाल ही में पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। हिंदी में कहे तो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। और ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में -10.2% गिरावट की संभावना जताई है। और दोस्तों भारत के जीडीपी से जुड़े बहुत से आंकड़े मैंने कल आपको बताए थे कि विश्व की जो ख्यातनाम रेटिंग एजेंसियां हैं, उन्होंने भारत का वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी दर कौन सा रहेगा, क्या रहेगा, वो मैंने आपको बताया था। और ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के
10.7% की दर से बढ़ने का अनुमान भी लगाया है। यानी कि OECD के मतानुसार 2021-22 में भारत की जीडीपी इस रफ्तार से आगे बढ़ सकती है। और बात करते हैं OECD की, तो इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। OECD की स्थापना 1961 में हुई और इसके वर्तमान महासचिव कौन है, यहां आप इमेज में देख सकते हैं, नाम है जोस एंजल गुर्रिया। जोस एंजल गुर्रिया जो OECD के वर्तमान महासचिव है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में हरसिमरत कौर बादल ने पद से इस्तीफा दे दिया, वे किस मंत्रालय की मंत्री थी? इमेज में देख सकते हैं हमारी केंद्रीय एक मंत्रालय की मंत्री जिसका नाम है हरसिमरत कौर बादल, और उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है और वो हमारे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल, और उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? तो दोस्तों याद रखो, वो भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दे दिया? किसानों की उपज, व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषि सेवा विधेयक 2020 के विरोध में, यानी कि दो विधेयक के विरोध में पद से इस्तीफा दे दिया। तो याद रखो, हरसिमरत कौर बादल किस पार्टी की नेता है? शिरोमणि अकाली दल की एक नेता है यह हमारी हरसिमरत कौर बादल। और यहां हम जिक्र करते हैं जिस पार्टी से जुड़ी हुई है वो हरसिमरत कौर बादल, किस पार्टी से? शिरोमणि अकाली दल से। तो पंजाब में एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल है शिरोमणि अकाली दल, जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुखबीर सिंह बादल। और विश्व में सिखों को जो राजनीतिक आवाज देना इस दल का एक प्रमुख लक्ष्य है। और इस दल का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? तराजू। क्या? तराजू इस शिरोमणि अकाली दल का चुनाव चिन्ह है, वो भी आपको याद रखना है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में किसानों के कल्याण के लिए 7 चरणों की योजना कहां लॉन्च की गई? दोस्तों किसानों के कल्याण के लिए 7 चरणों की योजना को लॉन्च किया गया है गुजरात राज्य से। कहां से? गुजरात राज्य में, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात राज्य। तो किसानों के कल्याण के लिए 7 चरणों की योजना के अंतर्गत गायों पर आधारित प्राकृतिक खेती की 2 परियोजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, इस योजना की शुरुआत की। और यहां पर लिखा है 7 पगला खेडूत कल्याण अंतर्गत मुख्यमंत्री पाक संग्रह योजना अने किसान परिवहन योजना। तो इसी तरह 7 योजनाओं को लॉन्च किया है, इसीलिए नाम है 7 चरणों की योजना। और बात करते हैं इसी लॉन्चिंग के बारे में, तो दूसरे कार्यक्रम में तापी जिले के सोनगढ़ तालुका और नर्मदा जिले के सागबारा और देदियापाड़ा तालुकाओं के 205 गांवों के लिए 308 करोड़ रुपए की सामूहिक जल आपूर्ति योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विजय भाई रूपाणी ने लोकार्पण किया है। तो दोस्तों इसलिए सुर्खियों में रहा है गुजरात राज्य। तो गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री है विजय भाई रूपाणी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। और गुजरात की कैपिटल का नाम है दोस्तों ग्रीन सिटी, बोले तो गांधीनगर। लेकिन आज कुछ मैं आपको नया भी सिखाने वाला हूं। तो गुजरात के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री डॉक्टर जीवराज नारायण मेहता जी। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री है श्री विजय भाई रूपाणी। और गुजरात के पहले राज्यपाल थे श्री महेंद्र नवाज जंग। और गुजरात के वर्तमान राज्यपाल है श्री आचार्य देवव्रत जी। और गुजरात का राजकीय पशु है एशियाटिक लायन। और गुजरात का राजकीय फूल है गलगोटा। गलगोटा बोले तो दोस्तों मैरीगोल्ड। और गुजरात का राजकीय पेड़ क्या है? आम। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित त्रिपक्षीय सहयोग समूह इब्सा के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? इब्सा के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता हमारे भारत देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एस जयशंकर, जो हमारे भारत के पहले विदेश सचिव हुआ करते थे, अब है हमारे विदेश मंत्री।
तो विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इब्सा के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की और बैठक के दौरान मंत्रियों ने इब्सा सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान किया। और इब्सा की स्थापना कब हुई? 6 जून 2003 को। और इब्सा का पूरा नाम क्या होता है? तो यहां पढ़ सकते हैं, आई बोले तो इंडिया, बी बोले तो ब्राजील, एस ए बोले तो साउथ अफ्रीका, यानी कि इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका फोरम, यानी कि इब्सा। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में ऑनलाइन सम्मेलन सह कार्यशाला इंपैक्ट 2020 की मेजबानी किसने की? इंपैक्ट 2020 की मेजबानी हाल ही में सशस्त्र सेना मेडिकल कॉलेज पुणे ने की है। और यहां देख सकते हैं दोस्तों, वर्चुअल तरीके से इस कार्यशाला और सम्मेलन का आयोजन किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सशस्त्र सेना मेडिकल कॉलेज पुणे। तो इंपैक्ट 2020 सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 16 से 18 सितंबर, यानी कि यह 3 दिवसीय सम्मेलन और कार्यशाला का आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन की टैगलाइन क्या थी? मेक योर रिसर्च काउंट। क्या? मेक योर रिसर्च काउंट, जो इस सम्मेलन की टैगलाइन थी। और AFMC की स्नातक विंग को कब स्थापित किया गया था? 4 अगस्त 1962 को AFMC की स्नातक विंग को स्थापित किया गया था। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? दोस्तों, आपको भी पता है कि इस साल G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? दोस्तों, सऊदी अरब के पास, यानी कि सऊदी अरब के सुल्तान ने यह पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है सऊदी अरब। 16 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सऊदी अरब के सुल्तान की अध्यक्षता में G20 देशों की पर्यावरणीय मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई। लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, वो हमारे लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। G20 के इस जो पर्यावरणीय जो सम्मेलन आयोजित होते हैं, तो हमारे पर्यावरण मंत्री ही इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। तो आपको याद रखना है कि हमारे केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं वन मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर, जिन्होंने हाल ही में यह G20 बैठक की यहां हिस्सा लिया, भारत का प्रतिनिधित्व किया। और मंत्री श्री ने राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम द्वारा किए गए प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। लेकिन यह राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम है क्या? नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम है क्या? इस मिशन की परिकल्पना किस योजना के तहत की गई है? जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत इस योजना को शुरू की गई है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तटीय पर्यावरण का संरक्षण करना, तटीय पर्यावरण का विकास करना और राजस्व उत्पन्न करना, साथ साथ रोजगार प्रदान करना इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य रहा है। 10वां क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास से जुड़े स्थान और राज्य के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों, यहां हमें पूछा गया है कौन सा युग्म सही नहीं है, बोले तो गलत है। और यहां बात की गई है भारतीय संस्कृति, तो हमारे भारत देश में बहुत से ऐसे पुरातत्वीय स्थल है जहां आपको सिंधु संस्कृति, यानी कि जो हमारी हड़प्पा संस्कृति है, इनसे जुड़े बहुत से स्थल आपको मिल जाते हैं। तो यहां आपके सामने जो युग्म दिए गए हैं, कौन सा युग्म गलत है वो हमें यहां पता लगाना है। धोलावीरा गुजरात, बिल्कुल सही है। भीमबेटका मध्य प्रदेश से है, बिल्कुल सही। हुस्गी कर्नाटक में है। और मेहरगढ़ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि मेहरगढ़ है, वो दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। यानी कि कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाता है, ऑप्शन डी। और बात करते हैं हमारे यह सिंधु संस्कृति की, तो केंद्र सरकार ने लगभग 12,000 वर्ष पूर्व भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास पर अध्ययन करने के लिए एक 16 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। और इसके बारे में आगे बताऊं तो इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुरातात्विक,
खगोलीय और साहित्यिक साक्ष्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति के बारे में पश्चिमी विद्वानों द्वारा बनाई गई गलत धारणाओं को समाप्त करना है और इसीलिए एक समिति का गठन किया गया है जिसमें 16 सदस्य शामिल है। और भारतीय संस्कृति 12,000 वर्ष पुरानी है, किंतु मेहरगढ़ जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां पर पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों में से यह तय हो गया है कि भारतीय सभ्यता की आयु तकरीबन 10,000 वर्ष पुरानी हो सकती है और इसीलिए हमारे भारत देश ने एक समिति का गठन किया है। और दोस्तों, आपके जो प्राचीन इतिहास से जुड़े क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, तो यह बात आपको याद रखनी होगी। 11वां क्वेश्चन, टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंपैक्ट मीडिया के लिए जैक स्कॉल पुरस्कार किसने जीता? जैफ स्कॉल पुरस्कार जीत लिया है मीरा नायर ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मीरा नायर। तो देखो, TIFF यानी कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल श्रद्धांजलि पुरस्कार समारोह का एक हिस्सा है जिसमें सिनेमा के लिए सबसे महत्वपूर्ण लॉन्चिंग पैड में से एक माना जाता है और ऑस्कर के लिए एक धमाकेदार पुरस्कार के रूप में भी आयोजित किया जाता है TIFF। और इसमें हाल ही में सुर्खियों में रही है मीरा नायर। मीरा नायर हिंदी फिल्मों की एक निर्देशक है जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और मीरा नायर को टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ट्रिब्यूट अवार्ड समारोह में जेफ स्कॉल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसीलिए आपको इस महिला का नाम याद रखना है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में बल्ली दुर्गा प्रसाद राव का निधन हो गया। वे किस राज्य से लोकसभा के सदस्य थे? दोस्तों, इमेज में देख सकते हैं, एक लोकसभा के सदस्य नाम है बल्ली दुर्गा प्रसाद राव जिसका निधन हो गया। वो दोस्तों याद रखो किस राज्य के? आंध्र प्रदेश राज्य के लोकसभा से सदस्य थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। तो देखो, बल्ली दुर्गा प्रसाद राव वे आंध्र प्रदेश के तिरुपति से वर्तमान लोकसभा सदस्य थे। कहां से? तिरुपति से लोकसभा के सदस्य थे और लोकसभा की बैठक शुरू होते ही हमारे वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को YSR कांग्रेस पार्टी के वर्तमान सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव के निधन की जानकारी दी थी। और हमारे यह संसद को हम भावभीनी श्रद्धांजलि हमारे चैनल की ओर से अर्पित करते हैं। और जब यहां जिक्र किया गया है आंध्र प्रदेश के तिरुपति का, तो तिरुपति में जो एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, इसी के कारण यह तिरुपति विश्व भर में ख्यात है कि तिरुपति भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है और यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। किस जिले में? चित्तूर जिले में स्थित है। और प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में दर्शनार्थी यहां आते हैं और समुद्र तल से 3,200 फीट ऊंचाई पर स्थित तिरुमला की पहाड़ियों पर बना श्री वेंकटेश्वर मंदिर यहां का सबसे बड़ा आकर्षण है। और हमारा भारत देश का सबसे ज्यादा आय वाला मंदिर भी है तिरुपति। 13वां क्वेश्चन, टाइटन कंपनी ने किसके साथ मिलकर टाइटन पे नामक घड़ियों के माध्यम से संपर्क रहित भुगतान सेवाओं का शुभारंभ किया? दोस्तों, टाइटन है वो एक घड़ियों की कंपनी है। उन्होंने हाल ही में टाइटन पे नामक घड़ियों के माध्यम से संपर्क रहित भुगतान सेवाओं का शुभारंभ किया है SBI बैंक के साथ मिलकर। और कल ही दोस्तों मैंने आपको SBI बैंक के बारे में बताया था, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है SBI। लेकिन यह टाइटन पे आखिर है क्या? यह तकनीक क्या है? इस तकनीक के जरिए ग्राहक RBI के दिशा निर्देशों के तहत बिना पिन डाले 2,000 रुपये तक का भुगतान कर सकते हैं। और इन घड़ियों द्वारा भुगतान सुविधा देश में 2 मिलियन से अधिक संपर्क रहित मास्टर कार्ड समक्ष POS मशीन पर उपलब्ध होगी। किस पर? POS मशीन पर उपलब्ध होगी। और इस टाइटन घड़ियों में पुरुषों के लिए 3 और महिलाओं के लिए 2 मॉडल होंगे जिसकी कीमत 2,995 रुपये से 5,995 रुपये के बीच होगी। और यह समझौता जब SBI का हुआ है टाइटन कंपनी के साथ, तो कल तो SBI के बारे में बताया था, अब टाइटन कंपनी के बारे में भी जान लीजिए। टाइटन कंपनी के वर्तमान अध्यक्ष है
एन मुरुगनंथम। दोस्तों एन मुरुगनंथम जो टाइटन कंपनी के अध्यक्ष, टाइटन कंपनी की स्थापना 1984 में और टाइटन कंपनी का हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन वीनस मिशन यानी कि शुक्र मिशन की योजना बना रहा है। वीनस मिशन या शुक्र मिशन की योजना बना रहा है दोस्तों हमारी ही अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है इसरो। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी। और लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। और मैं यहां कुछ हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। उनमें से है योगेश रावत, प्रतीक परमार, सुमित मोकरिया फ्रॉम जूनागढ़ से, मकवाना किरण, उन्होंने इसरो के बारे में डिटेल में बताया, विकास कुमार जल गोविंचाक हमारे सबसे पुराने सब्सक्राइबर फ्रेंड, जिगर सोलंकी आपका भी आंसर सही, मेनका चौधरी और शिवानी सोलंकी दोनों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। इसी के साथ साथ विक्की राज उन्होंने इसके बारे में बताया है कि कब लॉन्च होगा, 2023 में हमारा यह मिशन वीनस लॉन्च होगा। और आरती गजरा वो गुजरात के कच्छ से बिलोंग करती है। नीलेश पाटनवाड़िया गुजरात के वडोदरा से, राठौड़ भावना उन्होंने भी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। और बांभनिया शनि गुजरात के महुआ से, मेर सोनल, दीपिका मेवाड़ा फ्रॉम मध्य प्रदेश के उज्जैन से, अमर वसावा, इसी के साथ साथ एस डी पेस, सत्यपाल सिंह झाला, रोहित बलियान वो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ चुके हैं। तो आपका भी हमारे चैनल में दोस्तों स्वागत है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है वो है राजानंद कुमार, राजेश कटारा और काजी यूनुस फ्रॉम गुजरात राजकोट पड़ोदरी से। आपका भी आंसर सही है। दोस्तों सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रही कृष्णा पीकॉक नादर्न जंगल क्वीन किसकी प्रजातियों के नाम है। दोस्तों कल ही इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कृष्णा पीकॉक नार्दर्न जंगल क्वीन किसकी प्रजातियां है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सही आंसर आपको चुनना है और आंसर देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो दोस्तों एक छोटी सी उम्मीद रखता हूं आपके दोस्तों तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए। लेकिन पहुंचाएंगे कैसे? इस वीडियो की लिंक शेयर करके। और वीडियो की लिंक शेयर कैसे करते हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम का यूज करके। तो दोस्तों बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।